आज सबसे पहले हम आपको वोटर लिस्ट पर मचे सियासी घमासान का विश्लेषण करके बताएंगे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब चुनाव आयोग के जवाब पर फिर से विपक्षी दल हमलावर हो चुके हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करने के बजाय इनकी जांच क्यों नहीं कर रहा। राहुल गांधी का कहना है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग कह रहा है कि वो बिना जांच पड़ताल के गलत जानकारी फैला रहे हैं और ये संविधान का अपमान है। इसके बाद आपको राहुल गांधी की एक नई यात्रा के बारे में बताएंगे जो उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा नाम से शुरू की है। बीजेपी ने इस यात्रा के रूट को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा है ये। बीजेपी ने इस यात्रा के रूट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या को लेकर निशाना साधा, कहा कि उन्हें वोट चोरी की नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी की पीपीटी वर्सेस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी पर राहुल गांधी की पीपीटी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर कांग्रेस और विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। 7 दिनों का अल्टीमेटम, या तो हलफनामा दे या फिर माफी मांगे, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आज कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम जल्दबाजी में क्यों हुआ? दूसरा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े? तीसरा, चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों के अधीन है जो निष्पक्ष नहीं है। और चौथा, चुनाव आयोग वोट चोरी को खारिज करने के बजाय इसकी जांच क्यों नहीं करा रहा? कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामने आए संबित पात्रा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को वोट चोरी की नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है। राहुल गांधी वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचा रहे हैं और राहुल गांधी गरीबों की नहीं बल्कि अपनी और गांधी परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की। लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा। और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में हैं जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? तो आज दोनों ही तरफ से नेता मैदान में उतरे और लड़ाई इस मुद्दे पर छिड़ गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर वोटों की चोरी नहीं हो रही है, जो आरोप उन्होंने लगाया, तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के मशीन रीडेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं देता है? यह उनका सवाल था। मशीन रीडेबल फॉर्मेट का मतलब है वोटर लिस्ट को एक्सेल या फिर डेटा फाइल में देना, ताकि इसकी आसानी से जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि मतदाता सूची में किसके नाम डुप्लीकेट है या गड़बड़ी है कहां। और इस पर चुनाव आयोग ने यह कहा कि यह वोटर्स की प्राइवेसी का मामला है, यह निजता का हनन होगा, यह निजी जानकारियां लीक नहीं हो सकती हैं। अगर सभी मतदाताओं की सूची एक डिजिटल फॉर्मेट में दे दी जाए तो कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और इससे वोटर्स की निजी जानकारी लीक हो सकती है। इसलिए इस वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दिया जा सकता। यहां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के भी एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें अदालत ने कहा था कि हर नागरिक की जानकारी सबको देना सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का एक नियम लागू होता है जिसे 23B भी कहते हैं। ये वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम जोड़ने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने का नियम है जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनने के 30 दिन के अंदर लागू होता है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वो होती है जिसे अंतिम रूप देने से उस पर राजनीतिक पार्टियों और मतदाताओं से आपत्ति मांगी जाती है। इसमें चुनाव अधिकारी किसी भी नेता, संस्था या व्यक्ति से हलफनामे के तहत सबूत मांग सकता है। लेकिन जब एक वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है तो ये नियम लागू नहीं होते, यानी चुनाव खत्म होने के बाद इस नियम से जांच नहीं हो सकती। और इस मामले में भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। वोटर लिस्ट पर आपत्ति उठाने का 30 दिन का समय भी बीत गया है। इसीलिए चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामे के तहत सबूत मांगकर इस मामले में जांच नहीं कर सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त भी जब इस नियम के तहत उन्होंने ये मांगा है हलफनामा, तो हमने भी ये जानने की कोशिश की कि इसी नियम के तहत वो क्यों मांग रहे हैं, जबकि चुनाव खत्म हुए तो 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कोई नियम है ही नहीं, ये चुनाव आयोग का पक्ष है, जिसमें हलफनामा लेकर उसकी जांच की जाए, क्योंकि इतनी लंबी अवधि निकल चुकी है। इसके अलावा कानूनी तौर पर भी चुनाव के नतीजों को 45 दिन के अंदर ही हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह समय भी बीत गया है, जिसका मतलब यह है कि अब चुनाव आयोग को अगर इस मामले में कोई भी जांच करनी है तो उसे किसी शिकायत या हलफनामे की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही करना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो चुनावों की निष्पक्षता को हर सूरत में सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को एक तरह की प्लेनरी पावर माना है, जिसका मतलब यह होता है कि जहां कानून में भी कोई विकल्प नहीं है, वहां भी चुनाव आयोग खुद कार्रवाई कर सकता है। इसलिए भले राहुल गांधी इस मामले में हलफनामा ना दे, लेकिन चुनाव आयोग क्या अब इस पूरे मामले की अतिरिक्त जांच करेगा? चुनाव की प्रक्रिया पर आम जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए कदम उठा सकता है। आपने मुख्य चुनाव आयुक्त की बात सुन ली। उन्होंने कहा कि हम ऐसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर अपने तमाम 1-1.5 लाख वोटर्स को अपराधी नहीं मानेंगे। यानी जांच की प्रक्रिया यहां पर थमती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसे सीधे सीधे गलत जानकारी फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन करार दे रहे हैं, साजिश कह रहे हैं। वोट चोरी जैसे शब्द के इस्तेमाल से षड्यंत्र बता रहे हैं जो किया जा रहा है वोटर्स के मन में भ्रम पैदा करने के लिए। हालांकि यहां चुनाव आयोग की दलील यह है कि वो अतिरिक्त जांच भी तब करेगा जब राहुल गांधी के किसी भी आरोप में दम होगा। चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को मिस इन्फॉर्मेशन मान रहा है और ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले में आज एक और शख्सियत की एंट्री हुई और वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने एक बड़ा दावा किया, हम आपको दिखा रहे हैं उनका ये पोस्ट। उनका कहना है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने वोटर लिस्ट में खामियों को लेकर 18,000 हलफनामे सबूतों के साथ जमा किए थे, लेकिन इनमें से किसी भी हलफनामे के ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं। 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस राजनीति के बीच अब विपक्ष के खेमे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा शुरू हो गई। महाभियोग का मतलब उस प्रक्रिया से होता है जिसके तहत किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाया जाता है। इसके अलावा इस महाभियोग प्रस्ताव के कुल 5 चरण होते हैं। पहले चरण में लोकसभा में 100 सांसदों का समर्थन, राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। दूसरे चरण में
लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन की मंजूरी जरूरी होती है। अगर इस दौरान महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए तो 3 सदस्यों की एक कमेटी फिर बनती है, थर्ड स्टेप, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दूसरे हाई कोर्ट के जज होते हैं और तीसरे सदस्य के रूप में किसी कानूनविद को, कोई भी जो जानकारी रखता हो, लॉ को समझता हो, उसको शामिल किया जाता है। अगर ये कमेटी अपनी जांच में सभी आरोपों को सही पाती है तो संसद में इस पर वोटिंग कराई जाती है और अगर इस वोटिंग में 50% से ज्यादा, और इसीलिए ये मुश्किल भी है क्योंकि आपको वोटिंग में 50% से ज्यादा मतदान इस महाभियोग के पक्ष में चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति संवैधानिक पद से उस व्यक्ति को हटा सकते या सकती हैं। और अभी चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हालांकि इससे पहले अप्रैल 2018 में भी विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और दिसंबर 2024 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए थे, जो खारिज हो गए थे। और अब विपक्ष फिर से उसी तरह की कोशिशें कर रहा है। तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट चोरी के खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं, जिसका नाम है वोटर अधिकार रैली। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इस रैली को लेकर भी अब कौन सा नया विवाद आ गया है। पता नहीं आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन वहां नहीं भी रहते हैं तो टीवी पर आपने देखा होगा, ये अमित मालवीय जो कि सोशल मीडिया हेड है बीजेपी के, उन्होंने ये पोस्ट किया राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा का सच। उनका ये दावा था कि ये रोहतास जिले, हालांकि इसमें उन्होंने सही नंबर्स भी डाले हैं, लेकिन उन्होंने फोकस दिखाया है कि अंत में ये पूरी की पूरी जो सभाएं हैं, जिसमें रोहतास 10% मुसलमान, वो मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें ये जो नंबर है 11 से 14% वाला वो भी है। और उसके बाद से ये धीरे धीरे जब गाढ़ा होता है तो ऐसे जो डार्क ग्रीन आपको जगह देख रहे हैं, यहां पर 45% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये देखिए, अमित मालवीय ने, बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर इस पोस्ट में अधिकार रैली को राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह दिया। इसी में उन्होंने बिहार का एक नक्शा भी पोस्ट किया, जिससे यह दिखाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार के जिन जिलों से गुजरेगी वहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या कितनी है। ओनली वन पार्टी यूज्ड टू डू इट, सिर्फ एक पार्टी करती थी, नाउ दे ऑल डू। ये समझ गए आप, ये पूरा मामला किस तरह से पहले भी रहा है और बूथ कैप्चरिंग का रहा है। अब इस लेवल का बूथ कैप्चरिंग थी कि छपरा सीट पर चुनावों को, ये सोचिए कैसी एक बूथ कैप्चरिंग थी उस वक्त पर, ये साल 2004 की बात कर रहे हैं। छपरा सीट पर चुनावों को रद्द कर दिया गया था और वहां फिर से चुनाव कराए गए थे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज जो पार्टियां वोट चोरी का मुद्दा उठा रही हैं, उनके राज्य में क्या क्या होता था। लालू यादव से पहले जब बिहार में कांग्रेस का शासन होता था, तब भी वहां कई बूथ लूटे गए। 4 मार्च 1986 को राज्यसभा में बिहार चुनाव से हुई बूथ कैप्चरिंग को लेकर कई सवाल उठे थे और उस वक्त सरकार ने ये कहकर इस मामले से किनारा कर लिया था कि बिहार से ज्यादा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं। अब सोचिए, बिहार में नहीं हुई है ज्यादा बूथ कैप्चरिंग, पश्चिम बंगाल में हुई है, ये कह के उससे निकल लिया गया। और इसके भी सबूत हमारी संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत। इस बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताया कि अलास्का में ट्रंप से उनकी क्या बात हुई थी, क्योंकि अब याद रखें, ट्रंप बातचीत आगे जेलेंस्की से आज करने वाले हैं रात 10:30 बजे, और माना जा रहा है कि वो जेलेंस्की पर दबाव बना सकते हैं कि वो कुछ हिस्सा जमीन का दे दे पुतिन को और किसी तरह से युद्ध को खत्म करें ताकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल सके। इस बातचीत के बाद जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त बताते हुए उन्हें धन्यवाद किया और यह भी कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन रूस युद्ध में शांति की वकालत करता रहा है और अब भी हम इसके लिए उठाए गए सभी कदमों का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के सामने युद्ध रोकने को लेकर कुछ शर्तें रखी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के जिस 19% क्षेत्रफल पर उनका नियंत्रण है, उस पर यूक्रेन अपने दावे को जिस वक्त छोड़ देगा, उसी वक्त रूस सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा। इनमें यूक्रेन का डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्षेत्रों को डॉनबास रीजन भी कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल है 53,201 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के दिल्ली जैसे 36 शहरों के क्षेत्रफल के लीजिए आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% का टैरिफ लगाया
और भारत पर यह टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। आपने उनका पोस्ट जरूर पढ़ा होगा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। अमेरिका की नीतियां दोहरे चरित्र से भरी हुई हैं और अब तो उनके खुद के देश में ये तमाम लोग उनको कह रहे हैं। इसका खुलासा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में हुई मीटिंग के बाद किया। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और रशिया का व्यापार 20% तक बढ़ा है। इतने महीन तरीके से पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सच्चाई विश्व के सामने रख दी। हर देश को धमकाते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, भारत को खास तौर पर, और इसी वजह से 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। और खुद जो ये व्यापार चोरी चोरी चुपके चुपके बढ़ा रहे हैं रूस के साथ, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि आपके आने के बाद तो ट्रंप साहब 20% हमारा व्यापार बढ़ गया आपस का। यानी जो अमेरिका भारत को रशिया से तेल ना खरीदने के लिए कह रहा है, वो खुद रशिया से व्यापार बढ़ाता जा रहा है। इस वक्त विदेश नीति से जुड़ी दो बड़ी घटनाक्रम हम आपको बताना चाहते हैं। पहला, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से मिले हैं, और दूसरा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए हुए हैं। विक्रम मिस्री 2 दिन की नेपाल यात्रा पर हैं और अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच उनकी नेपाल यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। विक्रम मिस्री की नेपाल यात्रा के 3 उद्देश्य हैं। पहला, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत करना। दोनों देशों के बीच हमेशा से ऐतिहासिक संबंध रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल की नजदीकियां चीन से बढ़ रही थी और नेपाल में भारत विरोधी माहौल देखा गया। इसीलिए विक्रम मिस्री की इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास। दूसरा, विक्रम मिस्री की यह यात्रा का एक उद्देश्य नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को भारत आने का न्योता देना है। दोनों देशों के संबंध बेहतर हो, इसके लिए नेपाल के प्रधानमंत्री को 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। तीसरा, नेपाल और भारत एक दूसरे के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, ऊर्जा और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि विक्रम मिस्री का नेपाल जाना और फिर केपी ओली की संभावित भारत यात्रा से यह सब मुमकिन होगा।